करता हूँ कि जो टॉर्क टू का तो मेरे पास वैल्यू था वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या होने वाला है। तो अगर नहीं किया तो यहाँ से देख लेना कैसे हम करेंगे, लेकिन मन में एक सवाल नहीं किया, यहाँ पे अराइज हुआ होगा। ठीक है, पहले हम तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते क्या होगा। तो आई होप सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो यहाँ पे देखना कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली देखो हमें सिंपली करना क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास क्या होता है, फोर्स और जो जिस भी एक्सिस के अबाउट मेरे पास रोटेट करा हुआ है, रोटेट किसके अबाउट करा है, ये जो मेरे पास जो रॉड है वो बेसिकली जो मेरे पास ये डाइपोल है बेसिकली रोटेट किसके करा है, ये जो सेंटर है मेरे पास जो मैंने यहाँ पे रबर को यहाँ पे रखा है, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर डाइपोल का सेंटर। तो इसके अबाउट बेसिकली क्या कर रहा है मेरे पास यहाँ रोटेट कर रहा है। तो हमें पता है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली होता है वो मेरे पास क्या होता है, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स जो भी फोर्स है वो मल्टीप्लाई बाय जो भी मेरे पास सॉरी फोर्स और जो भी मेरे पास जिस भी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा है उसके और फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क टू का बेसिकली क्या होगा, तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाओ, यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया। तो ये देखो ध्यान से, ये बेसिकली मेरे पास है, ये तो मेरे पास है क्या Q1 पॉजिटिव, ये बेसिकली क्या था मेरे पास माइनस Q1, ये मेरे पास क्या था बेसिकली सेंटर, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये Q1 था, ये मेरे पास क्या था माइनस Q था, ये मेरे पास बेसिकली सेंटर था। यहाँ पे मुझे अगर Q1 का मुझे टॉर्क लिखना था तो ये क्या था बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे, ठीक है, और बीच में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ नोट आउट। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो जो मेरे पास माइनस Q1 है इसको मैंने माना 1 और उसको बेसिकली माना 2। अब मुझे 1 की वजह से तो टाउ आएगा Q इंटू एल साइन थीटा आ गया, ये मेरे पास कितना आ गया एल साइन थीटा, कैसा है ये हमें समझ में आ गया। अब बेसिकली जो 2 है सेकंड वाला किसी को भी कुछ भी नंबर दे सकता हो, फर्स्ट सेकंड जो भी मन करे वो, सर नहीं कि मैं इसको 1 मानना है, इसको किसी को भी कुछ भी मान सकता हूँ। चलो 1 की वजह से टॉर्क मेरे पास कितना है मैंने वहाँ पे लिख दिया। अब सेकंड वाली के नंबर आया इसका, किसकी वजह से मुझे अब लिखना है टॉर्क कितना होगा। तो सिंपली मुझे क्या करना है, फोर्स तो चलो मेरे पास पे कितना लग रहा है क्यू ही लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये मेरे पास राइट साइड में क्यू अपना ये लगा रहा है। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो सिंपल सा ट्रिक हमें क्या करना है, देखो ट्रिक बताता हूँ इसका। कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना ना, हमेशा देखो फोर्स और जो भी इसका लाइन है इन दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा ये है, जहाँ पे मिल रहा है यहाँ से टोड़क 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 ये बेसिकली ज्वाइन कर दो। ये बेसिकली क्या होगा, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा होगा। ये बेसिकली क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे पास अगर मैं यहाँ पे डायग्राम अगर बनाता हूँ तो बहुत कचरा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये बेसिकली क्या होगा, इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यार ये क्या बोलती नहीं समझ में, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो क्या हो गया इसको, हाँ बेस मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में निकालने में कंफ्यूजन हो, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना। देखो ये मेरे पास फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और मेरे पास जो रोटेशन हो रहा है अबाउट क्या इस पॉइंट का रोटेशन हो रहा है, मुझे सिंपली कुछ नहीं कर रहा है। ये जो भी डाइपोल है उसका जो भी हमेशा कभी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो, हमेशा क्या करिए कोशिश किया करो जो भी दो चीज़ें जिस भी है ना उसका कॉमन जहाँ पे भी लग रहा है ना उसका कॉमन पॉइंट अटैच कर लो, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो। ये बेसिकली क्या परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा डिस्टेंस आ गया। अब मैं सिंपली क्या करेंगे, वही चालाकी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोड़क 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 इसको ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, दैट्स इट। अब क्या करूँगा, अब वही मैं एंगल वगैरह लिखूंगा, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, कहानी पर थीटा वगैरह मार्क करना अपने आप आंसर आ जाएगा। तो सिंपली हमें मुझे पता था ये वो जो लाइन था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा था, थीटा बना रहा होगा। तो ये अगर एंगल मेरे पास थीटा था तो बेसिकली ये वाला जो ये एंगल भी मेरे पास कितना था, थीटा था। तो अगर मैं ये एंगल लिखना चाहूँ ये कितना होगा, देखो टोड़क 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 जेड बन रहा है, नहीं समझ, देखो टोड़क 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 ये मेरे पास कितना एंगल है, थीटा गिवन है, तो ये भी बेसिकली कितना होगा एंगल थीटा बना। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल, याद है कुछ ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये जितना मेरे पास एंगल होगा उतना ये भी एंगल होगा, तो ये बेसिकली कितना होगा थीटा होगा। क्यों है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से लिख लेना या फिर ऑल्टरनेट एंगल से। ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल क्या होता है, हमेशा आता है जेड के साथ जो भी होगा ये जो और ये जो एंगल होता है आपस में क्या होता है, आपस में क्या होता है हमेशा मेरे को इक्वल एंगल बना होगा। तो ये बेसिकली क्या गया मेरे पास थीटा गया, मुझे वही कुछ नहीं करना है, कंपोनेंट वगैरह करना है। ये मेरे पास लेंथ कितना गिवन है, टोटल एल गिवन है, हम वही क्या करें इस डाइपोल का मैं कंपोनेंट करा। तो बेसिकली ये कितना हो गया मेरे पास थीटा के साइड वाला हमेशा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और बेसिकली ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो मेरे पास क्या होता है साइन थीटा होता है। तो ये हो गया मेरे पास एल कॉस थीटा, और ये हमारे पास लेंथ हो गया भैया एल साइन थीटा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया एल साइन थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा एल साइन थीटा। क्या बात है, टॉर्क 1 का वैल्यू भी क्यू इंटू एल साइन थीटा, टॉर्क 2 का भी वैल्यू क्या बात है, दोनों का सेम आ रहा है। तो बाय द लक आ गया दोनों का सेम, ऐसे तो डिफरेंट भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो सिंपली मैंने टॉर्क 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया क्यू ई मल्टीप्लाई बाय एल साइन थीटा प्लस क्यू ई मल्टीप्लाई बाय एल साइन थीटा। अब मुझे पता है देखो क्यू ई इंटू क्यू ई एल साइन थीटा, क्यू ई एल साइन दोनों अगर सेम है, मगर मान लो अगर ए प्लस ए होगा तो सिंपली कितना था 2a होता है। तो वैसे मेरा क्यू ई एल साइन थीटा एल दोनों के पास सेम है, तो फाइनली मेरे पास जो टॉर्क है वो कितना आ गया 2 QE एल साइन थीटा। चलो भैया ये हमारे पास इतना मुझे टॉर्क देना पड़ेगा, साथ दैट ये क्या हो मेरे पास रोटेट होने के लिए डाइपोल को अगर मुझे रोटेट करना है तो मुझे कितना टॉर्क देना पड़ेगा 2 QE एल साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पे हम शांत नहीं बैठे, ना 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 ना, यहाँ पे हम शांत नहीं बैठे। अब इन लोगों ने क्या बोला मुझे मॉडिफिकेशन करो, क्योंकि फिजिक्स वाले को क्या चीज़ को मॉडिफिकेशन चाहिए। जब तक भैया मॉडिफिकेशन तुम नहीं करोगे तब तक मेरा तो चैन से बैठूंगा नहीं। तो अब इन लोगों ने क्या कि यहाँ पे देखना इसको और कैसे लिखा टॉर्क, अभी तो इसको बहुत मॉडिफिकेशन है, अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ एक तरीके से। यही फॉर्मूला लाने के लिए हम उतना पूरा कहानी स्टार्टिंग से स्टोरी पढ़ते, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी बता देता, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार स्टोरी पता हो जाए, थोड़ा सा सुन ले, उसके बाद क्या हो कि सब कुछ कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहा होगा। अब समझ में आ रहा हो कि डायरेक्शन क्या होता है, टॉर्क कैसे निकाला जाता है, टॉर्क हमारे पास होता है क्या रियलिटी में।
अब इन लोगों ने मॉडिफिकेशन क्या किया, ध्यान से देखना टोडक। इन लोगों ने मॉडिफिकेशन हमारे पास ये क्या किया, बोला इन लोगों ने, देखो 2Q और L को, या फिर मैं इन लोगों ने, नहीं सॉरी, इन लोगों ने क्या बोला बेसिकली, देखना ध्यान से यहाँ पे। तो देखो अब इन लोगों ने यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या किया, बोला भैया जो 2 है और L को साथ में लिख लिया। देखना क्या चला कि ये Q × 2L को साथ में इन लोगों ने लिख दिया, बाकी जो था इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया टोडक, है ना। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करा है। तुम स्मॉल में लिखो कैपिटल में, तो अपने ऊपर चॉइस है। मैंने स्मॉल में लिखा, जो मन करे उससे मैं लिख सकता था। अब इन लोगों ने चालाकी कि Q × 12, भैया बताओ Q × 12 क्या होता है। अरे भैया डाइपोल तुम पढ़ रहे हो, डाइपोल का यहाँ पे यूज ना ऐसा हो सकता है, क्या बात है यार, बिल्कुल सही बोला। डाइपोल चैप्टर हम, डाइपोल टॉपिक हम पढ़, और डाइपोल का कहीं यूज ना ऐसा हो सकता है, नहीं। तो Q × 12 हमें क्या बोलता है, डाइपोल की तरफ निशानी का इंडिकेट कर रहा है। मतलब डाइपोल का देख, दो चार्जेस मेरे पास क्या गिवन है, -Q + Q, इसके बीच में लेंथ कितना गिवन है 12। अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँ तो कितना P, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड Q मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना हो, Q × 12, बिल्कुल सही। तो अगर मैं Q × 12 इन लोगों ने क्या रिप्लेस किया, P, और E को मैं कैपिटल लिख देता हूँ, स्मॉल जो मन करे PE sin थीटा। तो फाइनली भैया हमारे पास टॉर्क का जो वैल्यू था वो हमारे पास आ गया PE sin थीटा। तो टोटल लग रहा होगा डाइपोल पे, वो मेरे पास कितना लगा, टॉर्क नेट इक्वल टू PE sin थीटा आ गया। ई को स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, वो सिंपली हमें ईयर कितना है थीटा। ई हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। पी बेसिकली क्या इंडिकेट कर रहा है, डाइपोल का। और जो साइन थीटा बेसिकली वो बता रहा है हमारे पास जो डाइपोल होगा उसका मेरे पास डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है। तो आई होप से ये कहानी समझ में आ गया होगी, किसी भी डाइपोल की वजह से, ठीक है। अगर कोई भी डाइपोल होगा, अगर मैं उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं रख दूंगा, तो सिंपली बोले कि टॉर्क कितना होगा बताओ भैया, तो कितना बोलूंगा PE sin थीटा। कैसे आई होप से ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल मन में आ गया, सवाल क्या आ गया, तो जो टॉर्क इक्वल, क्वेश्चन अराइज हो गया मन में, क्या क्वेश्चन अराइज हो गया, जो टॉर्क होता है τ1 प्लस कितना τ2, इसको क्या बोलते हैं टाउ, हिंदी का τ1 + τ2 होता है। लेकिन यहाँ पे तूने ऐड क्यों किया, मैंने बोला ऐड क्यों किया, मतलब इसको जो ऐड किया ना, मुझे कैसे पता चलेगा τ1 + 2 ने ऐड कर दिया। मैंने बोला देख ऐड क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, कि यहाँ पे ऐड ना हो गया कि मेरा मन करता मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता। मैंने बोला बिल्कुल सही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तूने ऐड क्यों किया। मैंने बोला देख, ये मेरे पास येलो कलर वाला डाइपोल है, ब्राउन कलर वाला बेसिकली क्या है QE का डायरेक्शन, और ये वाला बेसिकली मेरे पास किसको इंडिकेट कर रहा है, -QE को मेरे पास क्या कर रहा है, डायरेक्शन को, फोर्स का डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, देखो टोटो ये दोनों क्या है बेसिकली सेम डायरेक्शन। अगर अच्छा एक बात होता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये वाला क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट इसके अपोजिट हो रहा है। टोटल इस डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बताया भी था ऑलरेडी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पे एडिशन क्यों हुआ यार, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था, मैंने बोला बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पे एडिशन ही क्यों हुआ, देख क्योंकि देखिए डाइपोल है मेरे पास, येलो कलर वाला डाइपोल है, और बेसिकली जो मेरे पास ब्राउन और ये ग्रीन डायरेक्शन है हमारा इंडिकेट कर रहा है +Q और -Q की। तो ये दोनों देख जैसे दोनों क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। हमें पता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन क्या होता है, ये मेरे इस डायरेक्शन में चलेगा तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। अगर मान लो यही, अगर मान लो एक सेकंड के लिए यार, ये कैमरा अगर मैं इसको थोड़ा भी हिलाऊंगा ना, कैमरा नीचे गिर जाएगा फोन का। अगर मान लो ये है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता, इन दैट केस क्या होता, सब्ट्रैक्ट हो रहा होता। अगर ठीक है देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कब होता, अगर दोनों, अगर मान लो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे एडिशन हुआ, क्योंकि देखो इसका डायरेक्शन भी सेम और इसका भी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज, तो दोनों क्या हुआ, ऐड हुआ। अगर मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज में चलता और दूसरा अगर क्लॉकवाइज में चलता, तो यहाँ पे क्या होता, सब्ट्रैक्ट होता। ओहो नहीं समझ, मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ थोड़ा सा मेरा वॉइस को लो होगा तो कोशिश करना उसको कॉपरेट करने का। मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, ये जो टॉर्क है, ये देखो मन में सवाल आ गया यार, ठीक है मैं बता के आगे चल जाऊँ, लेकिन हमें इसके पीछे रीजन ही नहीं पता कि क्यों यहाँ पे एडिशन हो, तो उसका मतलब क्या हो। ये तो वही मतलब हो गया रट्टाफिकेशन, सीधे सीधे मैं यहाँ पे अपना पूरा वॉमिट कर दिया, यहाँ पे पूरा अपना जो थ्योरी वगैरह था वो लिख दिया और निकल गया आगे। इससे कोई मतलब, हमें समझ में भी आना चाहिए कि इसका रियलिटी में मीनिंग क्या है हमारे पास। दोनों ऐड हुआ, दोनों का एडिशन। इसलिए देखो अगर कोई भी चीज़ अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो हमें क्या होता है, दोनों पता है मुझे ऐड हो रहा है। अगर एक इस राइट डायरेक्शन में दूसरा मेरे पास उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन दैट केस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो रहा था। इसलिए यहाँ पे क्या एडिशन, बिकॉज क्या दोनों इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो मेरे पास यहाँ पे ऐड हुआ। डायरेक्शन क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये पॉइंट क्लियर नहीं समझ में, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास जो है रोटेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, बिल्कुल सही। क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो समझ में दोनों मेरे पास क्या है सेम डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क दोनों का ऐड होगा। अगर मान लो एक मेरे पास क्लॉकवाइज में चल रहा था, दूसरा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज में था, इन दैट केस क्या होता है, मेरे पास यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये एडिशन समझ में आ गया। तो यहाँ से हमने देखा यार दोनों क्या सेम डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या है बेसिकली क्लॉकवाइज है। देखो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो पता चल गया। क्लॉकवाइज का जो हमारा वॉच जो चलता है उससे हम कहते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जैसे उसका जो रिवर्स चलता है उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम बोलते हैं। अब यहाँ पे भी लोग शांत नहीं बैठे। अगर किसी ने बोल दिया ठीक है, देखो यहाँ तक तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरे पास निकल गया। अगर कोई बोले मेरे पास ठीक है कि भैया तेरे पास डाइपोल है, मैंने उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, उसको बताओ मेरे पास उसमें टॉर्क कितना लग रहा है, PE sin थीटा मेरे पास क्या लग रहा होगा। अब ये तो मेरे पास स्केलर में था, अब इसी को क्या कि लोगों ने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। यार ये लोग कहाँ शांत बैठने वाले, कभी स्केलर में कर दे कभी वेक्टर में कन्वर्ट, पता नहीं क्या कुछ मचा होता यार। सीधे सीधे स्केलर में आ गया, टॉर्क की कितना गया, PE sin थीटा गया। अब इनका मन शांत नहीं हुआ, इन लोगों ने बोला नहीं अब इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट दिस नाउ इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म की बारी है। अगर कोई स्केलर में पूछे तो सीधे PE sin थीटा मुझे लगा दे रहा है। अब देखो कभी एग्जाम में अगर ये डेरिवेशन तो मोस्टली नहीं आता है, फिर भी अगर आ गया कि अगर मान लो कि अब बोल दिया कि ऑब्टेन द फॉर्मूला इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑब्टेन द फॉर्मूला
इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टॉर्क इज अप्लाई ऑन द डाइपोल, तो सिंपली उस केस में क्या होगा फॉर्मुला, तो बेसिकली हमें पूरा यहाँ पे डायरेक्ट करना होगा। तो आई होप जो समझ में आ रहा होगा यहाँ। अब इसको क्या किया, तो हमें पूरा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे क्लियर करा। तो एग्जाम में कभी ये सब मत लिखने बैठ जाना कहानी कि ये सब ठीक है, ये सब तो ये मत लिखना व्हाट इज द नेट फोर्स एक्ट, ये तो मैंने तो समझाने के लिए बस यहाँ पे बोला नेट फोर्स कितना होता है, 0 था। ठीक है, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा, फिर ये थोड़ा बहुत लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, फिर ये टॉर्क का फॉर्मुला, फिर ये बाकी जो स्टेप चल रहा है ना वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो नाउ इन वेक्टर फॉर्म, भैया वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यार, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ना यहाँ पे एक चीज का यूज हुआ, किसका, देखो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत पड़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट याद है कुछ, मान लो यार ए क्रॉस बी अगर मैं करता था, हमने अभी भी जस्ट 3D में भी हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट का हमने यूज किया। यहाँ पे मेरे पास क्या होता था, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, देखो यहाँ पे मेरे पास पी साइन थीटा गिवन है, मुझे कुछ ए बी साइन थीटा जैसा फील यहाँ पे दे रहा है, मैंने बोला बिल्कुल सही उसी टाइप का यहाँ पे मैं यूज करने वाला। तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट पता है क्या होता है, ए क्रॉस बी की क्वेश्चन क्या होता है, ए बी साइन थीटा मेरे पास होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब मैं बस यहाँ पे इसी का जस्ट यूज करने वाला। देखो फिजिक्स है ना, देखो कहाँ से वेक्टर को, मैथ्स वाला वेक्टर उठा के कहाँ यहाँ पे लोग यूज करे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इन लोगों ने कैसे इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, सबसे पहले देखो यहाँ पे मेरे पास वेक्टर फॉर्म में होने के लिए मेरे पास दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, या तो मैं डाइपोल पी क्रॉस, या तो मैं इसको पी क्रॉस ई लिख सकता हूँ, मैंने बोला बिल्कुल सही, या फिर मैं ई क्रॉस पी लिख सकता हूँ, बिल्कुल सही। पी क्रॉस ई करूंगा कितना होगा मेरे पास, पी साइन थीटा होगा। और वहीं अगर मान लो मैं ई क्रॉस पी करता हूं तो क्या होगा मेरे पास, ई पी साइन थीटा होगा, बिल्कुल सही। तो इन दोनों में से मेरे पास कोई एक यहाँ पे सही होगा, कौन सा सही होगा वो तुम्हें यहाँ पे खुद से सोचना है। मैं ये बोल रहा हूँ जब मैं इसको वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मैंने बोला यार ये लिखा है पी क्रॉस ई कितना होता है, मेरे पास पी साइन थीटा था, और अगर मैं ई क्रॉस पी लिखूंगा तो कितना होगा, ई पी साइन थीटा होगा। लेकिन इन दोनों में से मेरे पास कोई एक सही। वेक्टर में याद करो हमने मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था, अगर ए इंटू बी हो और इक्वल टू बी इंटू ए, क्या अभी आपस में इक्वल होते थे, बिल्कुल भी नहीं होगा ना। ये दोनों आपस में फाइटिंग करने लगे, बोले पी क्रॉस ही ले, ये बोला मुझे ले, ये बोला मुझे ले। मैंने बोला शांति रख, डाइपोल ने बोला शांति रख शांति रख, दोनों में से मैं तो दोनों में से किसी एक को ही हमें चूज करना होगा। लेकिन किसे ले, डाइपोल ने बोला यार ये तो मुझे प्रॉब्लम हो गया, अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में लिखना तो मैं एक सिंपल तरीके से पी साइन थीटा बोल दूंगा। लेकिन यार वेक्टर फॉर्म में मुझे कंफ्यूजन हो गया। कैसे कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, वेक्टर फॉर्म में प्रॉब्लम ही हो गया। उसने बोला मेरे पास दो है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पी क्रॉस ई होगा या फिर मेरे पास ई क्रॉस क्या होगा, पी होगा। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब दोनों में से लिया जाए तो लिया किसको जाए, सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला, डाइपोल ने बोला मेरे पास एक सीधा सीधा ऑप्शन है। क्या सीधा सीधा ऑप्शन है, मैं रोटेट कौन से डायरेक्शन में कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगर मैं ई क्रॉस पी लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास ये रहा, इस डायरेक्शन में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, डाइपोल मेरे पास क्या रहा, ई क्रॉस पी लेता हूं तो कौन सा डायरेक्शन में जाऊंगा, ई क्रॉस पी, ई से पी की तरफ, तो क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन मैं अगर मैं पी क्रॉस ही लेता हूं मींस पी से ई की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो सीधे सीधे डाइपोल ने बोला भैया मैं ई क्रॉस पी तुझे तो नेगलेक्ट करूँगा, क्यों, क्योंकि तेरा डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, क्लॉकवाइज चाहिए। तो क्लॉकवाइज कौन डायरेक्शन देगा, पी क्रॉस ई देगा। यार तुझे कैसे तुझे हमें कैसे पता चला, देखो मुझे कैसे पता चला कि ई क्रॉस पी मेरे एंटी क्लॉकवाइज है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन तो एकदम सही उठ रहा है ना। हमारे पास क्वेश्चन ये उठा कि तूने बोल दिया कि पी क्रॉस ई का जो डायरेक्शन है वो तेरे पास क्लॉकवाइज है, मैंने बोला बिल्कुल राइट। और जो ई क्रॉस पी का जो तेरा डायरेक्शन है वो तेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन तुझे पता कैसे चला, मैंने बोला देखो ध्यान से यहाँ पे टोडुक टोडुक टोडुक, और ये मेरे पास डाइपोल, ये ऐसे मैं पूरा तामझाम नहीं बना रहा हूँ। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं ई क्रॉस पी करता हूँ मीन्स ई से पी की तरफ जाऊंगा, ई से पी की तरफ मुड़ूंगा, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है भैया, जो क्लॉक होता है ना, क्लॉक कौन सा डायरेक्शन में चलता है ऐसे, और इसी के अपोजिट चलेगा तो क्या होगा मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। लेकिन ठीक है, ये अगर मैं ई क्रॉस पी लेता हूँ तब तो मेरे पास इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर मैं पी क्रॉस ही लेता हूँ मींस डाइपोल से, अगर मैं पी डाइपोल ये रहा, अगर मैं डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलूंगा तो कौन सा डायरेक्शन हो, क्लॉकवाइज। और रियलिटी में ये जो डाइपोल है वो कौन सा डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो मेरे पास फाइनली मेरे पास क्या होगा, पी क्रॉस ई को मैं लूंगा और ई क्रॉस पी को मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। क्यों, ये कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये अंकल एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो ई क्रॉस पी को मैंने क्यों नेगलेक्ट किया, बिकॉज लिख भी लेना अगर रीजन लिखना चाहो, बिकॉज इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। भैया हम तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। हमने बोला चलो कोई बात नहीं लालू जी, अरे मजाक कर रहा हूँ। तो ई क्रॉस पी मेरे पास कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो फाइनली मेरे पास अगर मैं वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँगा तो मेरे पास क्या होगा, हमने इसको एकदम माना, इसको हमने कंसिडर किया। तो मेरे पास टॉर्क नेट अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कितना होगा, पी क्रॉस ई टोडक। हमारे पास डाइपोल भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये फाइनली मेरे पास आंसर आ गया। अगर मैं नॉर्मल तरीके से बात करूँ तो पी साइन थीटा होता है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूँ तो क्या होगा, पी क्रॉस ई। अगर ए क्रॉस बी क्या होता है याद करो, ए क्रॉस बी बेसिकली क्या देता है, ए बी साइन थीटा देता है। वैसे मैं पी क्रॉस ई करूँ तो क्या होगा, मुझे पी साइन थीटा वापस वही रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर मेरा मेन मुद्दा ये था कि हमने इसको नेगलेक्ट क्यों किया, ये पॉइंट क्लियर। अगर मैं नेगलेक्ट इसलिए कराऊँ क्योंकि मैं अगर ई क्रॉस बी मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर मैं डाइपोल की तरफ जाऊँगा तो मेरे पास कौन सा डायरेक्शन होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, जो कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि जो मेरा डाइपोल है, वेयर इज अवर डाइपोल,
वेयर इज अवर डाइपोल, डाइपोल इज हियर, तो डाइपोल बोलेगा मैं तो भैया सीधे सीधे मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। फिर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो सिंपली हमें किसको लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा पी क्रॉस ई को। इसलिए हमने क्या किया, पी क्रॉस ई को लिया और ई क्रॉस पी को क्या किया, मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो फाइनली मेरे पास डाइपोल की वजह डाइपोल की वजह से उस पर कितना टॉर्क लग रहा होगा, पी क्रॉस ई वेक्टर फॉर्म, और अगर नॉर्मल तरीके से बात हो तो कितना होगा, पी साइन थीटा मेरे पास लग रहा होगा। आई होप सो यहाँ तक तो समझ में आ गया हो कि डाइपोल का कहानी का, डाइपोल को अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में प्लेस कर दूंगा तो उसका स्टोरी क्या होता है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये पॉइंट हमें क्लियर है की स्टोरी समझ में आ गया कि हमारा डाइपोल का क्या स्टोरी था। यहाँ पे एडिशन किया हुआ क्योंकि बोथ का दोनों का डायरेक्शन या तो सेम था, मेरे पास टॉर्क 1 और टॉर्क 2 दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे हमें कुछ रट्टाफिकेशन नहीं माना है, कुछ मगअप नहीं कर, अगर मगअप किए मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सब कुछ भूल जाओगे। दोबारा जब इस नोट्स को पढ़ोगे ना ऐसा लगेगा ये मेरे पास क्या है। अगर मान लो किसी के सामने अगर मैं फर्स्ट टाइम इसको अगर किसी को दे दूँ, ये मेरे पास ऐसे सेम टू सेम पेज ले जाऊँ और मैं किसी को दे दूँ, वो देखते ही वहाँ पे लौट जाएगा बोलेगा ये क्या है, ये है क्या ये 2QEL साइन थीटा ये क्या हो क्या रहा है मेरे पास। लेकिन अभी अगर मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे अगर मैंने एक्सप्लेन किया तो देखो यहाँ पे एकदम सिंपल लग रहा हो। वही फिजिक्स पता है क्या है, फिजिक्स हम दूर से देखते लगता है ओ भाई साहब क्या फिजिक्स है ये, लेकिन जब हम पास में जब उसको डिटेल में समझना स्टार्ट करते हैं लगता है अच्छा हाँ ये ऐसे हो रहा है, एकदम सिंपल हमें लगना स्टार्ट होता है कब, जब उसको इमेजिनेशन थोड़ा सा हमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा और थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो आई होप सो डाइपोल का पूरा कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, कैसे इसको कंप्लीट किया जाता है, क्या क्या मेरे पास डाइपोल का कहानी था, टॉर्क क्या होता है मेरे पास उसके अंदर, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे ना जो टॉर्क भैया था ना वो शांत नहीं बैठे। टॉर्क भैया ने बोला अच्छा मुझे ये बता मेरे पास मैं कितना इस पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना मैं इस पर टॉर्क लगा सकता हूँ, मीन्स मैं कितना इसको पावर मैक्सिमम पावर दे सकता हूँ कि मेरे पास और ज़्यादा से ज़्यादा रोटेट करे। अच्छा और फिर टॉर्क भैया ने मेरे से 2 सवाल पूछे। टॉर्क भैया ने क्या पूछा मेरे से 2 सवाल। पहला क्वेश्चन उसने पूछा कि मैं मैक्सिमम इस पर कितना टॉर्क लगा सकता हूँ, अच्छा, और दूसरा सवाल उसने पूछा कि मैं इसमें सबसे कम मिनिमम कितना इस पर टॉर्क लगा सकता हूँ, वो मुझे फाइंड आउट करके बता दे। तो वही अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कितना मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क लगा रहा होगा डाइपोल पे और कितना मेरे पास मिनिमम टॉर्क लग रहा होगा मेरे पास किसके ऊपर, इस डाइपोल के से। वो मैक्सिमम और मिनिमम हमें फाइंड करना है। देखो किसी भी चीज़ का मेरे पास लिमिट होता है, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। ये मेरे पास जैसे कोई बॉक्स है, अगर मुझे बॉक्स को मान लो अगर मुझे यहाँ से मान लो इस पेन है, पेन को मैं कितना फोर्स दूँ कि यहाँ से हट जाए, तो सिंपल पता है अगर मैं इसको टच कर दूँगा तो क्या होगा, पेन हट जाएगा। लेकिन मुझे टच तो करना जरूरी है ना। वैसे क्या हो गया मेरे पास, वैसे ही हमारे पास क्या टॉर्क, ये डाइपोल को मैं कितना मैक्सिमम इस पर टॉर्क लगा सकता हूँ। मतलब ऐसे एक लिमिट, जैसे मेरे पास रबर होता है, वेर इज रबर, एक सेकंड, जैसे मेरे पास ये रबर है, इसमें मैं कितना इसको मैक्सिमम खींच सकता हूँ। देखो कितना मैक्सिमम खींचूंगा टूट जाए, तो देखो जितना फोर्स लगा, और मैं इसमें कितना मतलब कितना मैं मिनिमम खींचूंगा तभी स्ट्रेस होगा, तो देखो थोड़ा सा खींचूंगा तो भी स्ट्रेच होगा। वही हमें यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है किसका, टॉर्क का। तो स्टार्ट करते हैं अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना टॉर्क भैया का। यहाँ से क्वेश्चन बनना आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये सारे। तो ये सब जो होता है ना, जो अगर तुम जेई मेंस या फिर एक बार देना एग्जाम दे देना बैठते हैं उसके अंदर पूरा क्लियर पड़ता है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखोगे ना जेई मेंस वगैरह के, इन सब टॉपिक से भरपूर क्वेश्चन आते हैं। बस टॉर्क को कहता है, टॉर्क जो होता है ना भरपूर क्वेश्चन यहाँ से देता ही देता है। मतलब 1-2 क्वेश्चन तो 100% वो बना ही देता है। हर एक शिफ्ट के अंदर बस एक ना एक क्वेश्चन तो सॉल्व आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से, टॉर्क वाले टॉपिक से आसान होता है। बट पता है क्या होता है यहाँ पे, मैं ठीक है छोड़ो एनीवेज जो भी है, तो थोड़ा सा हाई लेवल होगा, बट हमें यहाँ पे अपना फोकस करना है प्रोडक्ट। तो हमारा इसको मैं टॉपिक से समझाऊँ या फिर मैं क्वेश्चन दे दूँ, क्या बोल दोनों में से मैं कोई भी ऑप्शन ले सकता हूँ। मैं इसको टॉपिक के थ्रू समझाऊं या फिर मैं इसको क्वेश्चन के तरीके से समझा दूँ, क्या किया जाए क्या। चलो हम इसको टॉपिक के थ्रू समझाते हैं या फिर मैं क्वेश्चन दे दूँ। चलो क्वेश्चन दे देते, चलो क्या फ़र्क पड़ता है। ये हमने क्वेश्चन दे दिया, व्हेन इज दिस टॉर्क गेट मैक्सिमम, व्हेन इज दिस टॉर्क गेट मैक्सिमम वैल्यू, गेट मैक्सिमम। ये जो हमारा टॉर्क है, टॉर्क क्या है, पी क्रॉस ई या फिर पी साइन, कब मेरे पास मैक्सिमम होगा टॉर्क, ये हमारे पास क्वेश्चन है। व्हेन इज दिस टॉर्क गेट मैक्सिमम, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए भैया, सीधे सीधे मुझे पता है टॉर्क का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, पी या फिर कैपिटल या फिर स्मॉल लिखना चाहो पी ई साइन थीटा, बिल्कुल सही। या तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँगा तो वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या होगा, पी क्रॉस ई, जो मर्जी वो मैं लिख सकता हूँ। पहले तो कोशिश करना सिंपल तरीके से लिखना। अब भैया मुझे ये बताना है टॉर्क को मुझे मैक्सिमम कर दो, क्या क्वेश्चन वाला, व्हेन इज दिस टॉर्क गेट मैक्सिमम, मीन्स जो ये टॉर्क है ये टॉर्क को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ, हिंदी वाला टॉ, ठीक है, उससे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमसे ये पूछा जा रहा है इस टॉर्क का तेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कब क्या होगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके हमें बताना है। अच्छा भैया तो हमें मतलब कि मैक्सिमम हमें बताना है कि इस टॉर्क का मेरे पास मैक्सिमम क्या हमें वैल्यू होगा, कैसे निकाला जाए सोचो। तो पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में क्या करना है, हमें टॉर्क को वी हैव टू मेक टॉर्क मैक्सिमम, हमें टॉर्क को मैक्सिमम करना है, वी हैव टू मेक टॉर्क मैक्सिमम। अरे थोड़ा सा फन करना भी जरूरी है पढ़ाई के साथ, क्योंकि देखो अगर फन इसलिए करना ताकि जो स्ट्रेस होता है ना अपना लगेगा कि क्या टॉपिक चल रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग में लगता है ये टॉपिक बहुत बड़ा, थोड़ा सा फन करते चलोगे तो थोड़ा सा लगे कि हाँ मतलब कि पढ़ाई में मजा भी और समझ में भी आ रहा है। तो हमें ये टॉर्क को हमें मैक्सिमम करना है। तो हमें टॉर्क को कब मैक्सिमम करना है, कैसे हम इसको, वी हैव टू मैक्सिमम या फिर मैक्सिमाइज लिख दो यहाँ पे सबसे बेस्ट, मैक्सिमाइज, वी हैव टू मैक्सिमाइज द टॉर्क भैया को हमें मैक्सिमाइज करना है। अब कैसे किया जाए, तो टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, या फिर मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस या फिर पी लिख सकता हूँ। ठीक है चलो ये पॉइंट तो हमें क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है।
तेरे पास जो डाइपोल था उसका वैल्यू क्या था, मैंने बोला पी का डाइपोल का वैल्यू तेरे पास कितना था, क्यू इंटू 12 इंटू ई साइन थीटा है। ये क्या बोला तू, अरे यार जो तेरे पास डाइपोल था ये मेरे पास क्या माइनस क्यू था, देखो यहाँ पे और मेरे पास प्लस क्यू था, इसके बीच में सेपरेशन कितना था 12। अगर मैं इसका डाइपोल लिखना चाहूँ कितना क्यू इंटू कितना 12, तो मैंने पी का जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया कितना होगा क्यू इंटू 12। अब मुझे क्या करना है, टॉर्क को मैक्सिमम करना, टॉर्क को मैक्सिमम करना, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये थीटा है मेरे पास, ये थीटा। अब यहाँ पे बेसिकली मैक्सिमम अगर मुझे करना है तो सीधी सी बात है, मेरे पास जो सीधे सीधे बात अगर मुझे पता है जो हमारे पास डाइपोल है भैया वो भी कांस्टेंट है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारे पास क्या यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है। अब बचा कौन, बेचारा बच गया साइन थीटा। ओहो क्या बोलना क्या चाह रहा है, देखो टॉर्क जो मेरे पास है वो मेरे पास गिवन है पी कैपिटल ई इंटू साइन थीटा, या फिर स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे देखो जो डाइपोल है यार वो उसका लेंथ तो मेरे पास फिक्स हो गया, उसका मैग्नीट्यूड भी मेरे पास फिक्स है। चलो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बेचारे ने कैसे हमें दे रखा है, यूनिफॉर्म दे रखा है, मीन्स हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा सेम हो, ये सब तो कॉन्स्टेंट है। लेकिन बच कौन सा गया, फंस गया कौन सा, साइन थीटा। साइन थीटा जो है वो फंस गया, क्यों, क्योंकि जो एंगल है डाइपोल को मैं किसी भी एंगल पे मैं रख सकता हूँ। अभी मैंने ऐसे झुका के रखा था, मेरा मन करे मैं स्ट्रेट लाइन कर दूँ, मेरा मन करे मैं ऐसे कर दूँ, जैसे मर्जी मैं उस एंगल पे मैं डाइपोल को रख सकता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल सही। अब बेचारा बच गया साइन थीटा। अब यहीं से साइन थीटा ही हमें देगा मैक्सिमम कितना टॉर्क का वैल्यू और कितना मिनिमम, वो हमें कौन देगा, साइन थीटा ही देने वाला है। तो कैसे देगा देखना ध्यान से यहाँ पे, तो साइन थीटा को देखो यहाँ पे पी और ई देखो समझना है, यहाँ पे पी और ई क्यों हमें मैक्सिमम नहीं दे सकते, क्यों, देखो डाइपोल का वैल्यू क्या होता है मेरा कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे फिक्स हो चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरा कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म दे रखा है, इसलिए फिक्स हो चुका है। लेकिन साइन थीटा है ना, जो एंगल जो डाइपोल जो मेरे पास ऐसे रखा हुआ है, जो हमारा ये जो हमारा ये कहाँ गया, ये जो हमारा पी है ये येलो कलर से दिख रहा होगा बेसिकली, तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास, जो ये हमारे पास येलो कलर से दिख रहा है बेसिकली ये क्या है, ये हमारा डाइपोल है। यार ये एंगल में जब मर्जी जैसे मर्जी मन करे, कोई कभी ऐसे रखो, मन करे मैं एकदम स्ट्रेट लाइन लो, कभी मेरा मन करे एकदम 90 डिग्री रखूँ, तो मैं कुछ भी मैं एंगल रख सकता हूँ। तो हम इतना तो मुझे समझ में आ गया, डाइपोल का जो टॉर्क का जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कौन देगा मुझे, साइन थीटा से ही मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, मीन्स कुछ ना कुछ मुझे एंगल से ही मिलेगा। अच्छा तो साइन थीटा को हमने बाहर बुलाया, अच्छा बुलाया बाहर में, इसलिए साइन थीटा से पूछा तो ये बता तो मैक्सिमम कब होता है। साइन थीटा ने बोला यार मेरे पास मैक्सिमम तब होता है तो जब मेरे पास साइन थीटा हमारे पास मैक्सिमम कब देता है, साइन थीटा मैक्सिमम कब देता है, कौन से एंगल पर साइन थीटा का वैल्यू मेरे पास मैक्सिमम होता है। तो सीधे सीधे बोला तो साइन थीटा ने बोला तो अगर मेरे पास 90 डिग्री कर दे थीटा, अगर मेरे पास यहाँ पर 90 डिग्री हो तो मैं मैक्सिमम दूँ, क्यों, क्योंकि साइन 90 मेरे पास कितना होता है 1 होता है, बाकी कोई भी देखो साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, साइन बाकी जितने भी वैल्यूज होते हैं सब क्या होता है मेरे पास 1 से छोटा होता है। तो मीन्स हमें ये पता है साइन थीटा का जो होता है मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ पे मिलता है, थीटा इक्वल टू 90 पे मिलता है। और उसका वैल्यू कितना होता है मेरे पास, थीटा इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, साइन 90 बेसिकली कितना होता है मेरे पास 1 होता है टोड़क। ओके और मैंने पूछा क्या तू 90 के अलावा भी किसी एंगल पे 1 देता है, उसने बोला हाँ मेरे पास एक और एंगल होता है जिसमें मैं 1 देता हूँ जिसका नाम है 270 डिग्री। तो 90 बोलो या फिर 270 डिग्री एंगल हो, इस दोनों पे मेरे पास साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है मेरे पास 1 होता है। टोड़क साइन 270 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास 1, ठीक है। तुम -1 होता है शायद, -1 प्लस जो भी देख लेना। तो यहाँ पे जो साइन थीटा होता है मैंने उससे पूछा तुम तेरे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो उसने बोला मेरा मैक्सिमम वैल्यू या तो मैं +1 ले या फिर -1, +1 या फिर -1 से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। यार क्या बोलना क्या चाह रहा है, जो साइन थीटा होता है ना उसका मैक्सिमम औकात कितना होता है +1 जाने का, और मिनिमम कितना होता है मीन्स +1 से लेकर -1 तक के -1 के बीच में ही मेरे पास ये लाइक है। मैंने बताया था इसको मैथमेटिक्स में हम इसको रेंज भी बोलते हैं। जो फंक्शन चैप्टर होगा जो थोड़ा सा एकदम छोटा सा चैप्टर है अपने 11th क्लास में, सॉरी 12th क्लास में जो अपना फंक्शन चैप्टर आने वाला है पढ़ेंगे जब मैथमेटिक्स, उसमें देखेंगे फंक्शन चैप्टर में ये सिखा किसी का डोमेन और रेंज मतलब होता है ये कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो साइन थीटा का जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू होता है कितना, या तो +1 होगा या फिर क्या होगा -1 होगा, कुछ भी ले लो +1 -1। तो हमें कौन कौन से ऐसे एंगल है जिस पर साइन थीटा मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक तो 90 डिग्री पे मुझे कितना मिलता है 1 मिलता है, और एक 270 डिग्री होता है उस पर मुझे कितना होता है -1 मीन्स ये दो ऐसे एंगल है जिस पर मुझे क्या होगा टॉर्क का मेरे पास क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रहा होगा। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क गेट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और 270 डिग्री। या तो मैं 90 डिग्री एंगल पर रहूँ डाइपोल को, या फिर मैं 270 डिग्री पे मैं रख दूंगा तो मुझे क्या होगा टॉर्क का मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा होगा। कैसे भैया, सीधे सीधे पता है जो साइन थीटा होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +-1 होता है। 1 से ज़्यादा आज तक कभी सुनो कि साइन थीटा का वैल्यू कभी 2 आ रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है +-1, 1 से ज़्यादा तो कुछ भी दे नहीं सकता। तो 1 कौन कौन से ऐसे एंगल पे मुझे देगा, एक तो 90 डिग्री पे मिलता है और एक क्या होता है 270 डिग्री पे मिलता है। 270 -1 होता है या फिर +1 होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 270 पे। देखो क्या बोल रहा है, तो साइन 270 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, उसका वैल्यू कितना होता है मेरा -1 होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो भैया यहाँ पे मुझे ये समझ में आ गया जो मेरे पास जो टॉर्क का जो होगा, मेरे को कौन कौन से टॉर्क का जो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू मिला होगा, कहाँ पे मिला होगा, एक तो मुझे 90 डिग्री एंगल पे और 270 डिग्री एंगल। जब मेरे पास डाइपोल अगर 90 डिग्री एंगल पे होगा तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा टॉर्क का, या फिर अगर 270 डिग्री एंगल पे होगा इन दैट केस क्या होगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा टॉर्क। क्यों, क्योंकि साइन थीटा का मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +-1 होता है। अब +1 कौन कौन सा दे सकता है, 1 कौन कौन देखते हैं, एक तो कौन कौन से ऐसे एंगल है जो मुझे +- दे सकते हैं 1, एक तो 90 डिग्री और दूसरा क्या 270 डिग्री। इन दोनों एंगल पे अगर मेरे पास डाइपोल प्लेस होगा इन दैट केस क्या होगा मुझे मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रहा होगा टॉर्क का। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री इफ डाइपोल इज प्लेस एट दिस एंगल, इफ डाइपोल इज प्लेस एट दिस एंगल
एट दिस एंगल। देखो अपनी इंग्लिश थोड़ा इधर उधर हो गया तो फिर ठीक है, देख लेना उसको। मीन्स अगर मैं डाइपोल अगर कभी भी इन दोनों एंगल पे अगर मेरे पास प्लेस होगा, इन दैट केस में मुझे क्या होगा, जो टॉर्क का मुझे वैल्यू होगा वो मुझे क्या होगा, मैक्सिमम हमें मिल रहा होगा। कैसे देखते हैं यहाँ पे, ये हमने बना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मान लो ये डाइपोल है, ये मेरे पास ऐसे हो जाए माइनस क्यू प्लस क्यू। देखो अब ये कितना एंगल बना, ये मेरे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मेरे पास कितना एंगल बना रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ से अगर मैं टॉर्क लगाऊँ या फोर्स कितना लो क्यू ही, और यहाँ मुझे अपोजिट डायरेक्शन में कितना लग रहा है मेरे पास, ये मेरे पास क्यू ही, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। तो देखो अगर मैं जब डाइपोल, ये मेरे पास डाइपोल का लेटर से ये सेंटर है, इसका यहाँ से डिस्टेंस एल और यहाँ से अगेन डिस्टेंस एल, टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2l। तो अगर मेरे पास डाइपोल अगर मेरे पास 90 डिग्री एंगल पर प्लेस होगा, इन दैट केस इस पर जो टॉर्क होगा वो मुझे क्या लग रहा होगा, मुझे मैक्सिमम लग रहा होगा। ये पॉइंट हमें क्लियर है। वहीं अगर बस 270 डिग्री पे हो जाए, ये कितना था तब थीटा इक्वल टू कितना था 90 डिग्री, वहीं अगर मेरे पास 270 डिग्री होता तो इन दैट केस कैसे होगा, देखना ध्यान से। थीटा इक्वल टू जब 270 डिग्री हो जाए तो कैसे होगा, टोडोक ये डाइपोल, ये हमारे पास, ये मेरे पास अगेन ऐसे ही रहेगा मेरे पास, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस क्यू, कहीं भी किसी को भी रख सकते हो प्लस क्यू माइनस क्यू। अब हमें ये मेरे पास क्या डाइपोल, इसका लेटर से ये सेंटर है, इसका मेरे पास लेंथ यहाँ से एल, यहाँ से एल, टोटल लेंथ मैंने मान लिया कितना है मेरे पास 2l है, ठीक है। अब अगर मुझे इस डाइपोल को मुझे थीटा इक्वल टू 270 डिग्री एंगल पर रखना है, 270 डिग्री एंगल पर रखना है, तो देखो यहाँ से 90, यहाँ से अगेन 90, ये मेरे पास ये देखो ये एंगल कितना बना रहा होगा 270। मीन्स यहाँ से हम चले कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे आके कितना होगा 270 डिग्री। अगर डाइपोल अगर कभी भी इस ऐसे अगर मेरे पास प्लेस होगा, इन दैट केस क्या होगा, मुझे टॉर्क क्या होगा, मुझे मैक्सिमम मिल रहा होगा। देखो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस अगर 90 करोगे कितना होगा 270 डिग्री एंगल मेरे पास यहाँ पे टोटल, ये टोटल एंगल कितना हो गया 270 डिग्री मुझे मिल रहा होगा। मींस अगर मेरे पास कभी भी डाइपोल 90 डिग्री एंगल पे प्रेजेंट हो या फिर 270 डिग्री पे प्रेजेंट हो, इन दैट केस क्या होगा, मुझे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मुझे मैक्सिमम मिल रहा होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। तो यह व्हेन क्या लिखा, व्हेन इज दिस टॉर्क गेट मैक्सिमम, तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा, तो when the angle of when dipole is placed at 90 degree or 270 degree angle, then the torque then the value of torque get maximum। ये पॉइंट हमें क्लियर है। मींस अगर मेरे पास कभी भी टॉर्क हो, if I place the torque at an angle of 90 degree or 270 degree angle, then the value of torque get maximized। मींस मेरे पास अगर कभी भी 90 डिग्री या फिर 270 डिग्री एंगल पे अगर मैं इसको रखूँ डाइपोल को, इन दैट केस क्या होगा, मुझे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, मुझे मैक्सिमम मिल रहा होगा। बस ये कहानी था यहाँ पे। अब टॉर्क ने दूसरा सवाल उठाया, बोला ठीक है तुझे मैक्सिमम इस डाइपोल पे मुझे टॉर्क कितना लग रहा हो, तो तूने मुझे एंगल बता दिया कि अगर 90 डिग्री एंगल पर डाइपोल हो या फिर 270 डिग्री पर डाइपोल होगा तो मुझे क्या होगा, मैक्सिमम मुझे क्या होगा, टॉर्क मुझे मिल रहा होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब तो मैं मिनिमम भी बता दे, इस पर मेरे पास मैक्सिमम कितना टॉर्क लगा सकता हूँ, कौन से एंगल पे होगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री एंगल पे होगा तो मुझे क्या होगा, मेरे पास मैक्सिमम टॉर्क यहाँ पे लग रहा हो। तो वो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है कि what is the value of torque to get maximum if dipole is placed in the electric field। तो सीधे what is which angle is क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, which angle should dipole make such that torque get maximum। तो सीधे सीधा आंसर क्या होना चाहिए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री या फिर 2। अगर दोनों होगा तो मैं दोनों को टिक करूंगा, बोथ ए एंड बी। अगर मेरे पास एक होगा तो मैं सिंपली दोनों में से कोई एक को टिक करूंगा, दैट्स इट। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब टॉर्क ने दूसरा सवाल पूछा, टॉर्क ने बोला ठीक है तूने मैक्सिमम तो मुझे बता दिया कितना होगा, अब मुझे मिनिमम का कंडीशन बता दे। तो दूसरा क्वेश्चन है when is this torque get minimum, when is this टॉर्क गेट मिनिमम। अब दूसरा क्वेश्चन मेरे पास ये उठ के आ गया कि ये टॉर्क का जो वैल्यू है ना वो तेरे पास मिनिमम कब होगा, वो मुझे यहाँ पे बता दे। तो कैसे फाइंड आउट करें वो हमें यहाँ पे देखना है। तो अगेन मेरे पास टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्या होता है मेरे पास, पी ई साइन थीटा, या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूँ तो टाउ इक्वल टू कितना हो गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि टॉर्क का मेरे पास मिनिमम मेरे पास कितना वैल्यू होना चाहिए। अब बेचारा पी और ई तो बोलेगा यार मैं तो कांस्टेंट हूँ, मेरे साथ तो कोई उम्मीद ही मत है, क्योंकि देखो डाइपोल जो है उसका वैल्यू भी क्या होता है, फिक्स होता है। और देन मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी कैसा यूनिफॉर्म है, तो उसका वैल्यू मेरे पास क्या होगा, फिक्स हो गया। अब सवाल उठ गया वापस से साइन थीटा पे। उसने बोला अब मैक्सिमम करना हो तो भी मैं साइन थीटा को उठाऊंगा, मिनिमम करना हो तो भी मैं किसको उठाऊंगा, साइन थीटा को यहाँ पे उठाऊंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठ गया कि साइन थीटा का मैं क्या यहाँ पे, अब कौन सा, अब साइन थीटा को मुझे यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, साइन थीटा ये सारे इन्फॉर्मेशन में लेना पड़ेगा। तो साइन थीटा से हमने बाहर बुलाया और इससे पूछा साइन थीटा ये बता तेरा मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तू ऐसा क्या, जैसे तू मैक्सिमम वैल्यू तू मुझे देता है +-1, वैसे तेरे पास मिनिमम ऐसा क्या वैल्यू होगा, तेरे पास साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है। बस उससे हमने क्वेश्चन साइन थीटा से ये पूछा, तू मुझे इतना बता दे कि साइन थीटा जो है ना उसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है। साइन थीटा बौखला गया, बौखला कैसे, उसने पूछा तूने मैक्सिमम वैल्यू तो अभी भी तुझे बता, अब वो मुझसे पूछा मिनिमम वैल्यू बता, चलो अभी बता देते उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, साइन थीटा का मिनिमम हमें ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना चाहिए 0 से लेकर 90 तक। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा tan थीटा सबको याद कर लो ना एक बार, क्या होगा पूरा झंझट निपट जाए, क्योंकि हर एक जगह कहीं ना कहीं इसका क्या होगा हमारे पास यूज आता ही रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो गया कि अब मुझे ये बता कि जो साइन थीटा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम वैल्यू क्या होता है यार, क्या होता है मुझे ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद ही नहीं है, बस हो गया प्रॉब्लम यहाँ पे। मिनिमम वैल्यू क्या होता है 0 डिग्री पे या फिर 180 डिग्री पे। ओहो, मतलब कि साइन का जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होता है वो मेरे पास क्या होता है, सॉरी
का जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू होता है ना, साइन थीटा का मेरे पास मिनिमम वैल्यू कब होता है, जब थीटा इक्वल टू कितना हो जाए मेरे पास 0 डिग्री हो जाए। मीन थीटा का वैल्यू अगर मेरे पास 0 हो गया, इन दैट केस में क्या बोलूंगा, मेरे पास साइन का जो मेरे पास मिनिमम वैल्यू कहाँ मिलता है मुझे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे। ओ क्या बोल रहा है ये, मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा जो होता है ना उसका मुझे मिनिमम वैल्यू कब मिलता है, मिनिमम सबसे कम मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होता है साइन थीटा का, मेरे पास क्या होता है 0 होता है। अब मुझे हमें ये फाइंड आउट करना है कौन कौन से ऐसे एंगल है साइन के जो मेरे पास क्या हो 0 हमें दे सके। तो पहला एंगल तो मेरे पास क्या थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, मेरे पास 0 डिग्री हो जाए, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास 0 होता है। और दूसरा कोई एंगल, अब अगर मेरे पास अगर साइन के वैल्यू अगर मेरे पास 180 हो जाए, याद करो मैंने वहाँ पे कुछ बताया था कि साइन अगर 180 होता है वो उसका डिग्री कितना होता है 0, एंड कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है मेरे पास -1 होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ अगर थीटा इक्वल अगर 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस भी क्या होगा मेरे पास साइन का वैल्यू क्या होगा मेरे पास 0 का। मीन्स हमें यहाँ पे दो एंगल मिले, कौन कौन से, पहला एंगल तो मुझे मिला अगर मेरे पास थीटा का वैल्यू कितना हो जाए, थीटा इक्वल टू कितना हो जाए 0 डिग्री हो जाए, उस इन दैट केस भी मुझे क्या मिल रहा होगा 0 मिल रहा होगा। अगर साइन अगर थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस भी क्या होगा मुझे साइन का वैल्यू क्या होगा मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा होगा। मीन्स अगर मैं साइन 0 डिग्री अगर मैं पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा 0 मिलेगा। साइन 180 को जनरली हम क्या बोलते हैं पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद है पाई 180 को क्या बोलते हैं हम इसको पाई। तो साइन 180 अगर मेरे पास हो गया 180 डिग्री, इन दैट केस भी क्या होगा मुझे 0 डिग्री यहाँ पे 0 वैल्यू मुझे मिलेगा। तो यहाँ से हमने ये देखा मेरे पास हमने यहाँ से ये देखा कि अगर मेरे पास डाइपोल को, अगर डाइपोल मेरे पास इस एंगल पर प्रेजेंट हो, एक तो 0 डिग्री और एक 180 डिग्री एंगल पर अगर मेरे पास प्रेजेंट हो, इन दैट केस क्या होगा जो मेरे टॉर्क का जो वैल्यू होगा ना वो मुझे यहाँ पे क्या होगा मिनिमम मिल रहा होगा। यहाँ से अगर मैं इसको समराइज करना चाहूँ, अगर मुझे मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम के लिए कौन कौन सा एंगल है, एक तो 90 डिग्री और एक 270 डिग्री एंगल। कैसे, मेरे को थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए मेरे पास +-1 होना चाहिए। और कौन कौन सा ऐसा साइन का वैल्यू है जो मुझे +-1 दे सकता है, सिर्फ दो वैल्यू, एक तो 90 डिग्री और दूसरा क्या 270 डिग्री। वहीं मेरे पास अगर मुझे टॉर्क को अगर मिनिमम करना है तो सिंपल सी बात है मेरे पास दो एंगल, अगर मेरे पास डाइपोल 0 डिग्री पे प्लेस हो या फिर 180 डिग्री पे प्लेस होगा, इन दैट केस क्या होगा मुझे डाइपोल का मुझे क्या होगा मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला साइन 0 इक्वल टू कितना था 0, साइन 180 डिग्री इक्वल टू कितना था 0 होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्लियर हो गया पॉइंट। तो में अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, सो इफ डाइपोल इज प्लेस एट एन एंगल 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ टॉर्क गेट मिनिमम, द वैल्यू ऑफ टॉर्क गेट, स्पेलिंग देख लेना जो भी है, टॉर्क गेट मिनिमम। मतलब यहाँ से हमने ये शॉर्ट टर्म में स्टोरी हमने बोल दिया, अगर मैं डाइपोल को अगर मैं 0 डिग्री पे प्लेस करूँ या फिर अगर मैं 180 डिग्री पर अगर मैं प्लेस करूँगा, इन दैट केस क्या होगा मेरे को यहाँ पे मुझे जो टॉर्क का वैल्यू वो क्या होगा मुझे मिनिमम मिल होगा। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो डाइपोल को मुझे 180 डिग्री 90 डिग्री या फिर मैं 270 डिग्री पर अगर मैं प्लेस करूँगा तो मुझे क्या होगा मुझे मिनिमम वैल्यू मुझे यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मुझे मिल रहा होगा। तो अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे 0 डिग्री और कैसे हम 180 डिग्री पे इसको रखते हैं डाइपोल को। तो सबसे पहले वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा इक्वल टू दिखाई दे रहा है, एक सेकंड चेक कर लीजिए। बिल्कुल थीटा इक्वल टू कितना मेरे पास पहले रखा मैंने 0 डिग्री, कैसे रखेंगे वो हमें देखना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टोडक, ये मेरे पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें क्या करना है, थीटा इक्वल टू मुझे 0 डिग्री पर रखना है। तो सीधे सीधे बात है, मैंने डाइपोल के लिए इसको लिटा दिया, मींस ऐसे रख दिया यहाँ पे, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये मेरे पास -q, ये मुझे गिवन है कितना +q, एंड लेटर से ये क्या है मुझे सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कितना गिवन l। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास ये जो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव से हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागता है। हमें बिल्कुल पता है जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ था। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन क्या है देखो, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना होगा 0 डिग्री बन रहा होगा। कैसे मैंने बोला अगर मेरे पास कोई भी सेम चीज़ हो, अगर कोई दो चीज़ को अगर मेरे पास साथ में से जा रहा होता है, सिंपली उनके बीच में एंगल कितना बना होता है 0 डिग्री बन रहा होता है। इन दैट केस अगर ऐसा कभी कंडीशन हो गया तो मुझे टॉर्क का वैल्यू क्या मिलेगा, मुझे मिनिमम मिलने वाला है। दैट्स इट, कहानी खत्म। मीन्स मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे 0 डिग्री अगर मुझे बनाना तो सिंपली क्या होगा मेरे पास, या मैंने डाइपोल कर दिया और मैंने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के पास रख दिया ऐसे लाके। जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पर रखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल आपस में कितना एंगल बना रहा है 0 डिग्री एंगल बना रहा है। अरे यार सीधे बात है, अगर मैं इसको ऐसे जमीन पर रख दूंगा तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेन और ये स्केच, अगर मैं ये दोनों अगर साथ में जा रहा होगा, अगर मान लो ये साथ में अगर मेरे पास ऐसे जा रहा होगा तो सिंपली इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, बिल्कुल नहीं, कितना एंगल बना होगा 0 डिग्री। जैसे ये फिंगर, अगर ये दोनों अगर मेरे पास अगर मान लो ये चारों अगर फिंगर बेसिकली अगर मैं सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा तो इनके बीच में एंगल कितना बना होगा 0 डिग्री बना होगा। दैट्स इट। तो वही यहाँ पे मेरे पास कहानी वगैरह थीटा इक्वल अगर मेरे पास कभी भी 0 डिग्री हो जाता है, इन दैट केस मेरे पास क्या होता है टॉर्क मुझे क्या होगा मिनिमम, मुझे टॉर्क का वैल्यू क्या होगा मुझे मिनिमम मिल होगा। चलो पहला केस तो समझ में आ गया। अब दूसरा केस क्या था मेरे पास, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री हो जाए, इन दैट केस क्या होगा, चलो वो देख लेते हैं। टोटल ये मस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मस्त एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे हमने बनाया टॉर्क, और इस बार हमने 180 को कैसे शो किया हमने, यहाँ पे चलो रखते हैं +q, यहाँ पे हमने रखा इसको -q, यहाँ पे मुझे लग रहा नेगेटिव से हमेशा क्या होता है मेरे पास, हमेशा
किसकी तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरे पास डायरेक्शन है, तो क्या बताओ नेगेटिव का क्या मेरे पास जो माइनस क्यू चार्ज, ये मेरे पास क्या सेंटर है, बनाई देता हूँ मैं पूरा, ये एल और ये टोटल डिस्टेंस मुझे कितना गिवन है 12, माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस क्यू चार्ज से मेरे पास अगर कभी भी चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पे, उसका डायरेक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू का चार्ज क्या होगा, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, कितना फोर्स लग रहा हो क्यू ही, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा पॉजिटिव का चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का होता है वो हमेशा इस तरफ होता है, वो कितना होगा मेरे पास क्यू ई। तो देखो यहाँ पे बेचारा क्या है, मेरे पास डाइपोल है, वो कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है मेरे पास, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री मेरे पास क्या होगा, एंगल बना रहा होगा। सो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे थीटा इक्वल टू अगर मेरे पास 180 डिग्री अगर एंगल बना रहा होगा, इन दैट केस भी क्या होगा, मुझे टॉर्क क्या होगा, मुझे मिनिमम मिल रहा होगा। दैट्स इट, ठीक है, ये हमारा कंडीशन था। अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो भी मुझे टॉर्क मिनिमम मिल रहा होगा, थीटा इक्वल टू अगर 180 डिग्री मेरे पास हो जाता है, इन दैट केस भी क्या होगा, जो टॉर्क का वैल्यू होगा वो क्या होगा, मुझे यहाँ पे मिनिमम मिल रहा होगा। अब एक बात सोचना है यहाँ पे, प्लस क्यू का अगर मैं यहाँ पे फोर्स बताऊँ तो इस पर कितना लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा हो, इस डायरेक्शन में क्यू ही लग रहा है, माइनस क्यू से हमेशा कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, ये क्या होगा, क्यू ही मेरे पास इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अब किसी का मन हुआ, किसी का हाथ में खुजली मचा, उसने क्या किया, बेसिकली आगे उसने बोला, इसको मैं डायग्राम को थोड़ा देर के लिए मैं बाहर बुला रहा हूँ डाइपोल का, ये मेरे पास कितना लग रहा है, क्यू इस डायरेक्शन में, और ये मेरे पास लग रहा है इस डायरेक्शन में माइनस क्यू लग रहा है। अब किसी का मन हो, इसने क्या कि डाइपोल को छेड़छाड़ करना स्टार्ट किया, उसने बोला कि डाइपोल को मैं उठा के और मैं कुछ एंगल पे प्लेस कर दूंगा। ये मान लो डाइपोल को उठाया उसने और कुछ इस एंगल पे मेरे पास लेटर से रख दिया, ये मेरे पास था माइनस क्यू एंड ये मेरे पास था प्लस क्यू, ठीक है, ये मेरे पास अगेन वही। तो क्या मेरे पास ये जो, अगर मैं डाइपोल के जैसे मेरे पास ऐसे था, ध्यान समझना, मेरे पास डाइपोल क्या था, मेरे पास ऐसे रखा हुआ था, इस पे ऐसे फोर्स लगा, किसी ने उठाया और क्या किया, उसको वापस ऐसे रख दिया। तो जैसे ही मेरे पास वापस रखे डाइपोल को गुस्सा, उसने बोला मैं तो स्टेबल कंडीशन में था, मैं तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री था, लेकिन मुझे इसने क्या कि कुछ एंगल पे रख दिया। मैं सिंपली क्या करूंगा, डाइपोल क्या अगर वापस से जो इसका जो फोर्स है वो क्या करेगा, इसको खींचेगा और वापस से उसे 0 डिग्री एंगल पे मुझे वापस ला के रख देगा। ये पॉइंट ले लो, नहीं समझ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मेरे पास डाइपोल अगर मान लो ऐसे रखा होता, किसी को दिमाग खराब हो, उसने क्या, उसको गुस्सा है, उसने क्या कि डाइपोल को लिया और कुछ एंगल थीटा इक्वल टू किसी एंगल पर रख दिया, डाइपोल ही बॉक्स लगा, उसने बोला मैं तो 0 डिग्री पे था, लेकिन सर जबरदस्ती मुझे उठा के क्या गया कुछ किसी एंगल पर, तो क्या करेगा ये वापस ही क्या करेगा, अगेन मेरे पास क्या होगा, 0 डिग्री एंगल पे मेरे पास आ जाएगा। तो यही मेरे पास एक स्टोरी था, छोटा सा यहाँ पे स्टोरी था। तो ऐसे कंडीशन को हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। देखो कभी भी अगर मेरे पास यहाँ से हमने क्या किया, एक छोटा सा टर्म डिफाइन किया, अगर कभी भी मेरे पास अगर मेरे पास नेट फोर्स भी 0 हो और मेरे पास टॉर्क का वैल्यू भी कितना हो, मेरे पास 0 हो, इन दैट केस हम क्या बोलते हैं, ये कैसा कंडीशन बनता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बनता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इफ टॉर्क एंड फोर्स बोथ आर 0, इफ बोथ आर 0 देन this is called इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, इसको हम सीधे सीधे वर्ड, ये शायद मैंने वर्ड कहीं ना कहीं तो डिस्कस किया था इक्विलिब्रियम के बारे में, शायद मैंने कहीं तो वर्ड डिस्कस किया था, ठीक है, याद नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबल जहाँ पे है, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है, ये बॉक्स क्या बोलेगा कि जहाँ पे बॉक्स है ये वहीं रहना चाहिए। मैं अगर मैं इसको धक्का मारूंगा ना, अगर मान लो इसको धक्का मारूंगा, ये बोलेगा नहीं मुझे धक्का नहीं मारना, मुझे जहाँ पे मैं मुझे अगर वहीं रहने दोगे, तो ये कैसा होगा, मतलब स्टेबल, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन हम बोला जाता है। मीन्स जहाँ पे मान लो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है एकदम स्टेबल कंडीशन। अगर मान लो कोई पर्सन है, अब मान लो उसका ड्रीम है कि मैं 100 करोड़ या फिर 2 CR या फिर जितना भी कमाना है वो कमा लिया, उसका क्या हो, एक तरीके से स्टेबल लाइफ हो गया। तो वही यहाँ पे होता है हमारे पास, ये जो कंडीशन बनाओ कैसा बोल दिए स्टेबल हो गया। यहाँ पे मेरे पास नेट फोर्स भी 0 है और टॉर्क भी मेरे पास क्या हो रहा है 0, क्योंकि टॉर्क भी कुछ लग नहीं, कुछ यहाँ पे रोटेट हो ही नहीं रहा। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास ये कैसा कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा। ये दोनों मेरे पास कैसी कंडीशन होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे पास यहाँ पे सेटल हो गया यहाँ पे। तो ये पूरा हमारे पास डाइपोल का कहानी था, आई होप सो यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब इस पे ना डाइपोल का कहानी कंप्लीट होता है कि मेरे पास अगर अब डाइपोल का पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमें अगर मान लो टॉर्क को मुझे मैक्सिमाइज करना हो तो क्या एंगल होगा, टॉर्क को अगर मिनिमाइज करना है इन दैट केस क्या होगा, मेरे पास एंगल होगा। एंड जो ये थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है ना, इसे हम कौन सा, ये तो ठीक है, ये समझ में आ गया स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मेरे पास कैसा केस होगा, सोचा इसके बारे में, ये बेसिकली कैसा केस होगा, अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होगा, क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, देखना ध्यान से यहाँ पे, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल क्यों है, देखो यहाँ पे इसको डायग्राम को अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, टोटल यहाँ पे क्यू ही लग रहा है और ये क्या हो रहा है मेरे पास माइनस, और ये माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों क्या हो रहा है एक डायरेक्शन में। मीन्स अगर मान लो मेरे पास कोई ये स्केच, अगर मैं दोनों डायरेक्शन से अगर मैं सेम ऐसे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो बेचारा ये क्या होगा, दबना स्टार्ट होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये मेरा कैसा केस होगा, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं, जनरली बोला है, बस नाम इसका कि ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज पता है कि अगर मैं दोनों डायरेक्शन से अगर मैं इसको दबाऊंगा, ऐसे फोर्स अगर मेरे पास लग रहा है, मान लो जैसे ये मेरे पास है, चलो अब तो ये कहानी पड़ चुका है। अगर मान लो ये अगर मैं इसको दोनों डायरेक्शन से अगर मैं सेम, तो ये क्या हो, दबना स्टार्ट हो जाए, तो बेसिकली कैसा इक्विलिब्रियम कहलाएगा, अनस्टेबल करेगा। वहीं अगर मेरे पास ये इस डायरेक्शन में खींच रहा हो तो ये इस डायरेक्शन में खींच रहा हो तो कैसा को स्टेबल इक्विलिब्रियम हम इसे कहते हैं। तो इसका केस कैसा, इसका क्या नाम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन मेरे पास बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा डाइपोल का पूरा कहानी कंप्लीट हो चुका है कि डाइपोल का हमने डेरिवेशन भी देख लिया पूरा, कि अगर मैं टॉर्क लग रहा होगा तो इन दैट केस क्या होगा। फिर डाइपोल की वजह से अगर मैं टॉर्क का पूरा कहानी हमने देखा, मैक्सिमाइज का हो सकता है, मिनिमाइज का हो सकता है, या डाइपोल के फिर हमने डेरिवेशन देखा, इसका पूरा यहाँ पे हमारा डाइपोल एक तरीके से पूरा A to Z हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे
आ गया हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अभी नहीं करूँगा डाइपोल, क्योंकि हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाता है डाइपोल में, जो कि मैं अभी टच नहीं करना। जो हमने यहाँ तक बढ़ाना है बस उसे हमें अच्छे से यहाँ पे समझ लेना है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए मैं सच बताऊँ तो इसका जो अपना जो सर्कुलर मोशन चैप्टर होता है ना 11th, तो उसका यूज करके ये लोग क्या होता है डाइपोल में क्वेश्चन बनता है। डाइपोल का ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता नहीं, बट फिर भी जब हम पोटेंशियल पढ़ रहे हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इन दैट केस में क्या करूँ वहाँ पे क्या करूँ, इसका डाइपोल और पोटेंशियल को कंबाइन करके मैं एक क्वेश्चन वहाँ पे दूंगा, तो हम यहाँ पे देंगे। बस हम यहाँ पर पूरा थ्योरी पोर्शन था डाइपोल का, तो आई होप सो पूरा यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट हो चुका, हमें कंप्लीट कर लिया। एक चीज हमने डाइपोल का देख लिया कि डाइपोल को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या है हमारे पास डाइपोल, ये पूरा कंप्लीट हो चुका। अब काम किया पूरा बस स्टार्टिंग से लेकर पूरा यहाँ तक पढ़ना है। कोई भी अगर माइनर साइड भी डाउट रहा कहीं पर भी लाइक हम यहाँ पे प्रॉब्लम तुरंत इन्फॉर्म करना, फिर हम इसको सॉल्व करके अब इसको समराइज करते हैं। एक बार समराइज कैसे किया जाएगा, इसको हम पूरा को एक बार समराइज करते हैं। मैंने एक तरफ बनाया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मेरा डाइपोल था ना उसको मैंने प्लेस किया एक बार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और मान लो अगर गलती से अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं रख देता इस डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं रख देता, इन दैट केस क्या हो रहा था देख लेते एक बार। इफ डाइपोल इज, यहाँ पर लिख लेना, इफ डाइपोल इज प्लेस इन, पहले तो हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो पूरा डिटेल में थे। अगर मान लो वही नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस हो जाता है, इन दैट केस क्या वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या क्या पढ़ा पहले उसके बारे में देख ले। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स कितना होता है मेरे पास, जीरो होता है। बिल्कुल सही, क्यों मेरे पास जीरो होता है, क्योंकि यहाँ मेरे पास क्यू ही लग रहा होता है और यहाँ क्या होता है माइनस क्यू, दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो एफ नेट मेरे पास कितना लग रहा था, जीरो लग रहा था ऑलवेज। नेट फोर्स मेरे पास कितना लगेगा, जीरो लगेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। टॉर्क, अब बार ये टॉर्क के बारे में, टॉर्क का हमने क्या यहाँ पे फॉर्मूला देखा था, पी क्रॉस ई, या फिर मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, मैं समराइज कर रहा हूँ जैसे जो भी पढ़ा हमने, पी ई साइन थीटा बोल सकते हैं। क्या टॉर्क मेरे पास कभी जीरो हो सकता है, टॉर्क मेरे पास जीरो कब हो सकता है, जब टॉर्क मेरे पास जीरो कब होगा, जब हमें मिनिमम करना हो तो क्या होगा टॉर्क मेरे पास जीरो हो सकता है। टॉर्क यहाँ पे जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क में और मे नॉट बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। जब मुझे टॉर्क को मिनिमाइज करना हो तब तो मैं जीरो कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, हो भी सकता है जीरो नहीं भी हो सकता है जीरो, कोई कंपलसरी नहीं कि मेरे पास टॉर्क क्या होगा मेरे पास जीरो होगा। अब बताओ टॉर्क का मेरे पास मैक्सिमम होने के लिए क्या क्या कंडीशन था, टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन था मेरे पास थीटा इक्वल टू एक तो 90 डिग्री हो जाए या फिर मेरे पास क्या हो 270 डिग्री हो जाए। वही थीटा अगर टॉर्क को मिनिमम होने के लिए कंडीशन क्या था, थीटा इक्वल टू या तो मेरे पास क्या हो जाए टोटल 0 डिग्री या फिर क्या हो जाए मेरे पास 180 डिग्री हो जाए। इन दैट केस क्या होगा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा मेरे पास मिनिमम हो जाएगा। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं बात करूँ तो उसके अंदर फोर्स नेट कितना होगा, एफ नेट कितना लग रहा होगा उस पर। अगर मान लो मैंने कोई डाइपोल को उठाया और ये ऐसा कुछ मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैं यहाँ पे डाइपोल को प्लेस कर दिया, ये मेरे पास माइनस क्यू है, ये मेरे पास कोई प्लस क्यू है। अब तो पता है मुझे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर जगह क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी अलग हो, तो यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कुछ और फोर्स लग रहा है, ये दोनों आपस में इक्वल तो है नहीं, तो ये क्या होगा आपस में कैंसिल आउट तो करेंगे नहीं। सो यहाँ पे एफ नॉट जो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मे और मे नॉट बी जीरो, हो भी सकता है जीरो और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी जीरो। और यहाँ से अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क का वही कहानी होगा, यहाँ पे भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी जीरो। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे एफ नेट क्यों जीरो ना, बिकॉज मुझे पता है यार हर एक जगह क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग होगा, तो हर एक जगह क्या होगा फोर्स भी मेरे पास अलग अलग होगा, तो ये दोनों आपस में कहीं तो इक्वल है नहीं। अगर यूनिफॉर्म होता तो हर एक जगह क्या होता है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का सेम होता है, इसलिए तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया था और मुझे टॉर्क का वैल्यू कितना मिला था, जीरो मिला था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक जगह डिफरेंट होगा, इसलिए क्या होगा फोर्स जो होगा वो कैंसिल आउट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ से मैं टॉर्क को भी बोल सकता हूँ मे और मे नॉट भी जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा पूरा मैंने इसको समराइज कर दिया, जो भी हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा कि कैसे हमारे पास डाइपोल होता है, क्या डेफिनेशन है, क्या हमारे पास टॉर्क बोलता है, अगर मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दूं तो टॉर्क को मैक्सिमम कैसे किया जाता है, मिनिमम कैसे किया जाता है, ये पूरा हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए नहीं करा क्योंकि इसका क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है जो कि हमें अभी करना नहीं है। हाँ ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन जब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, उसमें जब ये सेम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें उस टाइम में क्या करूँगा इससे कुछ एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, एक से दो क्वेश्चन कराऊंगा, दैट्स इट कंप्लीट हो जाए। अब मन में ये सवाल रखा यार फिजिक्स में तो क्वेश्चन पढ़ाने के बाद थ्योरी थ्योरी कर, बस यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं बोर्ड में, कुछ बाहर का हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं था। न्यूमेरिकल मुश्किल से कहाँ से आएगा, कौन से चैप्टर से आएगा तो मैं बता दूंगा, बट अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से यहाँ से कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है हमारे पास। आ भी सकता है तो कैसे पूछेगा भाई, कूलम्ब्स लॉ को जो हमने देखा था ना के Q1 Q2 अपन R² वाले, हमने स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स किए थे, बस वहाँ से आ सकता है। अभी तो पूरा हमारा डेरिवेशन और पूरा एक तरीके से थ्योरी वाला चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, थ्योरी नहीं कंसेप्चुअल चैप्टर है यहाँ पे। तो इसलिए बोला कि जो भी हम पढ़ रहे हैं बस उसे फोकस करें, पढ़ते जाओ, अपने आप पूरा काम मेरे पास हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो हमें स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर अपने एंट्री मारते, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक एक तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, रियलिटी में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 कंप्लीट हो चुका है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ से देखिए कि नया जो हमारा एक नया लॉ है जिसका नाम था गॉस लॉ, जो भी हमने अभी चीज़ें पढ़ाना उसको एकदम आसान तरीके से बनाने के लिए क्या हुआ, हमारे गॉस लॉ का यूज हुआ। तो कैसे करेंगे तो हम देख लेंगे। तो एनीवेज तो स्टार्ट करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक छोटा सा एक हमारे पास टॉपिक है, सब टॉपिक है जिसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। लिख लेना यहाँ पे सब टॉपिक्स
एक तरीके से सब टॉपिक है जिसके बारे में हम नॉलेज होना चाहिए अच्छे से, जिसका नाम है एरिया वेक्टर। पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमारा जो अभी कंटिन्यू पढ़ने वाला है उसके अंदर हर एक जगह मेरे पास यूज होने वाला है, इसलिए मैं अभी अभी करा देता हूँ। ये लोग जनरली पता है क्या पढ़ाती है टॉपिक, जब हम फ्लक्स पढ़ रहे थे उसके बीच में ये लोग एंट्री मार, अरे स्टार्टिंग में बता दो ना एरिया वेक्टर के बारे में, जब यूज होने वाला है पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ एरिया वेक्टर के बारे में। तो एरिया वेक्टर ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक है, सब टॉपिक ये एक तरीके से छोटा सा कंसेप्ट है जो कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर बहुत यूज होने वाला था एरिया के बारे में। तो अब एरिया के बारे में सुना होगा, बचपन से सुनता आ रहे स्केलर होता है, स्केलर तो नहीं, लेकिन देखो 10th क्लास का वाला बच्चे से पूछो एरिया कैसा होता है, बोलेगा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, कभी आज तक सुनो कि एरिया का डायरेक्शन होता है? बिल्कुल नहीं। अरे अब सीधी सी बात है, मैं 2 सेंटीमीटर लिखता हूँ, अगर कोई स्क्वायर का एरिया पूछे क्या करो, साइड का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर होगा 16 होगा, कभी डायरेक्शन लिखा है नहीं। लेकिन अभी हम जो हम पढ़ने वाले हैं ना उसके अंदर रियलिटी में क्या होता है, एरिया जो होता है ना वो हमें वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसे होता है वो सारे अभी डिटेल में देखेंगे। तो सब स्टार्ट करते हैं अपना एरिया वेक्टर।